वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 12 इनकम टैक्सेस में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है मबरूम लिमिटेड। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि ऑटम 2021 के अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था। तो क्वेश्चन का डाटा जो है एक आईएस 12 के टिपिकल क्वेश्चन स्टाइल की तरह है। बातें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, थोड़ी ज़्यादातर जो हैं वो सिमिलर हैं। The following information has been gathered for preparing the disclosures related to taxation of Mabroom Limited for the year ended 31st December 2020। तो टैक्सेशन का डिस्क्लोजर नोट करने बनाने के लिए सर्टेन इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1 से लेके इन्फॉर्मेशन नंबर 8 तक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। और उसके बाद रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन for inclusion in ML's financial statement for the year ended 31st December 2020 and a reconciliation to explain the relationship between the tax expense and accounting profit। उसके बाद जो बी पार्ट है वो इसकी रिक्वायरमेंट है कि डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट कैलकुलेट करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी एट 31st December 2020 एंड 2000। तो वैसे भी जो हमें टैक्सेशन पर नोट बनाना है उसके लिए हमें डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट की कैलकुलेशन करनी होती है, और साथ के साथ हमें करंट टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो वो हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हमें बनानी है और जो वर्किंग हमें बनानी है उनका एक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं। और फॉर्मेट डेवलप करने के बाद वन बाय वन हर इन्फॉर्मेशन को देखते जाएंगे और उसे क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। एज अ जनरल रूल हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एप्लीकेबल टैक्स अदर देन डिविडेंड इनकम 35% है। हाउएवर दिस रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 5% for 2021 and future years through Finance Act enacted on 20th December। क्योंकि एक्ट जो है ईयर एंड से पहले इनेक्ट हो चुका है तो ये एप्लीकेबल होगा, और डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर फिर हम जो है ये जो लोअर अमाउंट होगी इसको कंसीडर करेंगे। सो 35% का अभी का एप्लीकेबल टैक्स रेट है। फ्यूचर के लिए जो रेट है वो 5% से कम हो जाएगा, यानी 30% हो जाएगा। सो इस पॉइंट पर चलते हैं और वन बाय वन पहले तो हम क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए और वर्किंग के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आंसर की जो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है वो है कि हमने ब्रूम लिमिटेड के लिए नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। तो हम नोट बनाएंगे टैक्सेशन का, और फिगर्स जिस तरह से क्वेश्चन में दी हुई है रुपीज़ इन मिलियन में वो लिख लेंगे। इसमें फिर हम करंट टैक्स और डेफर टैक्स दोनों को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास वो होता है कि करंट टैक्स फॉर द ईयर ले लिया जाए, फिर करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर ले लिया जाए, और डेफर टैक्स की फिगर ले ली जाए। तो इस बेस पर हमारा ये जो बेसिक नोट है ये तो कवर हो जाता है। लेकिन इस पार्ट के अंदर ये रिक्वायरमेंट भी है कि हमने टैक्स रिकन्सिलेशन भी बनानी है जिसमें हम रिलेशनशिप शो करेंगे टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट का। तो प्रिसाइजली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स एक्सपेंस यानी अमाउंट वाइज रिकन्सिलेशन बनानी है, और परसेंटेज वाइज रिकन्सिलेशन जो है वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक हमारी जो कह लें कि रिक्वायरमेंट ये होगी जिसको हम पूरा करेंगे तो हमारे पास जो टैक्स है उसकी फिगर से लेकर हमें टैक्स एक्सपेंस की फिगर तक इसको रिकनसाइल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं। तो हमें पार्ट बी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं डेफर टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करना। तो हम मबरूम लिमिटेड के लिए डेफर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बड़ी क्लियर है कि 2020 के साथ साथ आपने 2019 के लिए भी कैलकुलेशन करनी है। तो हमारी जो टिपिकल कैलकुलेशंस होती हैं वही स्टाइल हम फॉलो करेंगे। तो ईयर 2020 के लिए कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स रेट निकालेंगे, और उससे डेफर टैक्स लायबिलिटी एसेट भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो वैसे तो हर टेम्परेरी डिफरेंस कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने क्योंकि आगे पार्ट ए कैलकुलेट करने के लिए डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट की फिगर भी चाहिए तो वो भी हम निकाल लेंगे। और 2020 के साथ साथ हमें 2019 के लिए भी कैलकुलेशन करनी है तो वो भी हम बना लेते हैं।
तो सिमिलर जो है वर्किंग बना लेंगे ईयर 2019 के लिए भी और ईयर 2020 के लिए भी। और बेसिकली हमें जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 2020 में पता चलेगा वो 2020 की क्लोजिंग लाइबिलिटी और 19 की क्लोजिंग जो कि 2020 के लिए ओपनिंग लाइबिलिटी कंसीडर होगी उसके कंपैरिजन से पता चलेगा। करंट टैक्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जो हम पार्ट ए में डिस्क्लोजर नोट बना रहे हैं उसके अंदर हमें करंट टैक्स भी शो करना ही होगा, तो इस वजह से हमें एक करंट टैक्स के लिए वर्किंग के लिए भी फॉर्मेट बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करेंगे और टैक्सेबल जो प्रॉफिट होगा उस तक लेकर जाएंगे और उसके ऊपर रेट अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारा जब फॉर्मेट कंप्लीट हो गया तो हम स्टेप वाइज चलते हैं और हर क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹50 मिलियन। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ये हमें एक तो अपनी करंट टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, और ये 50 मिलियन हमें गिवन है। दूसरा, हमें क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर जो रेट अगर अप्लाई करें तो उस बेसिस पर हमें जो है रिकन्सिलेशन बनानी है, तो वो फिगर भी हम यहाँ ले लेंगे कि टैक्स एट एप्लीकेबल रेट। तो इसी 50 मिलियन पे 35% का जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा टैक्स जो है वो बनना चाहिए 17.50। एक्चुअली जो टैक्स बन रहा होगा वो कुछ डिफरेंसेस की वजह से जो है डिफरेंट आ रहा होगा, तो उसकी ये रिकन्सिलेशन बन रही है, क्योंकि अगर वो इश्यूज ना हो तो रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत भी नहीं आएगी। सेकंड इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन यानी डेप्रिसिएशन एक्सीडेड टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय ₹20 मिलियन। 2019 में ये डिफरेंस 12 मिलियन का था। एज एट 31 दिसंबर 2020 कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्सीडेड देयर टैक्स बेस बाय 145 मिलियन। तो ईयर एंड पर जो हम देख सकते हैं कि ये बताया हुआ है कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है, और लास्ट ईयर की जो ये फिगर है ये हमें खुद निकालनी पड़ेगी। अब पहली बात तो ये है कि जो अकाउंटिंग की अमोर्टाइजेशन जितने से ज़्यादा है उतने से हमें अपनी करंट टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर भी कंप्यूटेशन में भी उसका इफेक्ट लेना होगा। तो पहले इसका इफेक्ट करंट टैक्स पर लेते हैं। करंट टैक्स पर जो इसका इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो 20 की एक्स्ट्रा अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन है, टैक्स वाले तो उसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते, तो टैक्स पर्पजेज के लिए हम उसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज की नज़र में वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। अब इसका डेफर टैक्स पे इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं, सेकंड ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये बताया हुआ है कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है। अब कितने से ज़्यादा है ये बात नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर ये एजम्पशन ले सकते हैं कि 145 की अगर कैरिंग अमाउंट है तो टैक्स बेस जो है वो नील है, लेट से। तो 145 का डिफरेंस आएगा, और जब एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा होती है तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है। टैक्स रेट हमारा जो है वो फ्यूचर के पीरियड के लिए, क्योंकि 30% हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 35% का रेट है, लेकिन 2021 से ऑनवर्ड 5% रिडक्शन हो जाएगी, तो हम 30% का रेट लेंगे। इस बेसिस पर हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 43.5 की। अब इंटेंजिबल एसेट्स में अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 2019 में इनकी क्या पोजीशन थी, तो वो भी हमें लेनी चाहिए। तो 2019 में 20 की जो इस साल की एक्स्ट्रा अमोर्टाइजेशन चार्ज हुई है, ये जब नहीं हुई होती तो तब जाहिर बात है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस होगा वो होगा 165 का, क्योंकि 20 की ये एक्स्ट्रा अमोर्टाइजेशन चार्ज होने से डिफरेंस 165 से कम होकर 145 का रह गया। तो इट मीन्स कि हम कैरिंग अमाउंट ले सकते हैं 165 और टैक्स बेस ले सकते हैं नील की। अब लास्ट ईयर में जो हमारा टैक्स रेट था वो 35% की बेस पर ही कैलकुलेशन हुई भी होगी, क्योंकि जो रेट चेंज हुआ है वो क्वेश्चन में डेट बताई हुई है कि 20 दिसंबर को हुआ है। तो जब लास्ट ईयर की कैलकुलेशन हुई होंगी तो वो तो 35% के हिसाब से ही हुई होंगी, तो इसलिए यहाँ पर हम टैक्स रेट 35% ले लेते हैं, और इस बेस पर हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 57.75। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन है
कि ड्यूरिंग द ईयर ML incurred advertising cost of rupees 12 million. This cost is to be allowed as tax deduction over 3 years from 2020 to 2022. तो अकाउंटिंग में तो हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को सारी की सारी जैसे ही इनकर्ड होती है फॉरेन एक्सपेंस बना देते हैं, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज उसको एक एसेट कंसीडर कर रहे हैं और ओवर 3 ईयर्स अलाउ कर रहे हैं। तो पहले करंट टैक्स की तरफ चलते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज तो पूरी अमाउंट को एक्सपेंस नहीं कंसीडर कर रहे, तो ये 12 एड बैक हो जाएगा, लेकिन वो इसमें से 1/3 को तो 2020 में भी एक्सपेंस बना रहे हैं, यानी इसकी अमोर्टाइजेशन अलाउ करेंगे। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12/3 ईयर्स यानी 4 की अमाउंट वो एज एन एक्सपेंस अलाउ करेंगे। तो यहाँ से एक डिफरेंस भी हमें समझ में आ रहा है कि हमारी नज़र में जो एडवर्टीजमेंट का एसेट है वो नील है, क्योंकि हमने तो पूरे 12 को एक्सपेंस कंसिडर किया है। टैक्स अथॉरिटीज़ ने उसमें से 4 को एक्सपेंस ट्रीट किया है, तो बाकी 8 को उन्होंने क्या ट्रीट किया होगा? बाकी 8 को उन्होंने ट्रीट किया होगा एज एसेट। तो इसकी तरफ चलते हैं और इसका डेफर टैक्स में इफेक्ट लेते हैं। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, हमने तो अकाउंटिंग में 12 के 12 को एक्सपेंस माना है, तो हमारी नज़र में एज एन एसेट उसकी कैरिंग अमाउंट नील है। टैक्स अथॉरिटीज ने 12 में से 4 को एक्सपेंस माना है अमोर्टाइजेशन का, तो रिमेनिंग जो अमाउंट 8 की है उसे वो अपना एसेट कंसीडर करते हैं। तो टैक्स बेस ऑफ एसेट है 8। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि टैक्स बेस ज़्यादा है और कैरिंग अमाउंट कम है। 30% का रेट अप्लाई करेंगे एंड दैट वुड बी डेफर टैक्स एसेट ऑफ 2.4। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 10 मिलियन परटेनिंग टू ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, यानी अब से 2 ईयर्स पहले, वर डिसअलाउड। तो अपील चल रही होगी, तो वो अब जाकर 18 की असेसमेंट फाइनल हुई है और उसमें ये पता चला है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो गया है। सिमिलर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर वर अमाउंटेड टू 7 मिलियन। तो करंट ईयर के भी ऐसे 7 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं, तो जो कि डिसअलाउ हो जाएंगे। अब डिसअलाउ हो जाएंगे तो एक तो करंट टैक्स में जो अथॉरिटीज़ हैं इसको ऐड बैक कर देंगी। यानी टैक्स अथॉरिटीज इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगी, तो उनकी नज़र में हमारा प्रॉफिट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो उससे टैक्स प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा। तो 7 का हम ये ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि टैक्स के हिसाब से ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। अब डेफर टैक्स में इसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या लिया जाए, तो डेफर टैक्स के अंदर तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इस वजह से कोई नहीं बनता, क्योंकि ये डिसअलाउड है। डेफर टैक्स में वो चीज़ क्रिएट होती है जो टेम्परेरी डिफरेंस हो, और ये डिसअलाउड है, इसका मतलब है कि ये एक परमानेंट डिफरेंस है। उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज़ ने, हमने एक्सपेंस बना लिया, टैक्स अथॉरिटीज़ ने उसको कभी भी एक्सपेंस नहीं माना, ना पहले माना है ना वो फ्यूचर में मानेंगे। तो ये बेसिकली डेफर टैक्स के अंदर कवर नहीं होगा। अब जो चीज़ करंट टैक्स को अफेक्ट करे और डेफर टैक्स को अफेक्ट ना करे, वो फिर हमारी कवर होगी बेसिकली रिकन्सिलेशन के अंदर। तो रिकन्सिलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो लास्ट ईयर का इम्पैक्ट है वो ले लेते हैं। 10 मिलियन की अमाउंट है लास्ट ईयर की, और लास्ट ईयर जो है वो रेट 35% का था, दैट वुड बी 3.5। और यही लास्ट ईयर का इफेक्ट जो है वो हमें प्रायर ईयर का जो हमारा करंट टैक्स है उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए, 3.5। दूसरा जो करंट ईयर के डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं वो करंट टैक्स के हम अलग से वर्किंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कवर होंगे। करंट ईयर की अमाउंट है 7 मिलियन की। 35% का रेट जो हमारा एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसकी बेस पर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे हम। हालांकि डेफर टैक्स 30% पर कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि वो फ्यूचर के लिए हो रहा है, लेकिन करंट ईयर का एप्लीकेबल रेट 35% है। 7 का 35% वुड बी 2.45। तो ये हमारा टैक्स इन चीज़ों की वजह से बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। जब एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा टैक्स लगेगा, इसलिए ये ऐड हो रहा है और लेस नहीं हो रहा। तो ये हमारे जो है इस चीज़ के इम्पैक्ट्स आ गए। अब आगे चलते हैं। फिफ्थ है प्रोविजन फॉर वारंटी। प्रोविजन फॉर वारंटी एज एट 31 दिसंबर 2020 वाज रुपीज 23 मिलियन, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है, और लास्ट ईयर का बैलेंस है 18 मिलियन। अंडर टैक्स लॉज वारंटी एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, यानी जो टैक्स लॉ हैं वो इसको जो है पेमेंट बेसिस पर मानते हैं।
तो हम ड्यूरिंग द ईयर ये देख सकते हैं कि जितने की भी पेमेंट होती है उतने से तो प्रोविजन कम हो जाती है और जितने का एक्सपेंस बनाते हैं उतने से प्रोविजन बढ़ जाती है। तो ओवरऑल हमें ये नज़र आ रहा है कि प्रोविजन का बैलेंस में 5 का इजाफा हुआ है। यानी 5 की ऐसी अमाउंट है प्रोविजन की जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुई है लेकिन वो पे नहीं हुई। तो टैक्स अथॉरिटीज तो इसको नहीं मानेंगी, तो इसका इफेक्ट करंट टैक्स में ले लेते हैं। एक्सेस ऑफ वारंटी एक्सपेंस ओवर पेमेंट, द अमाउंट ऑफ 5। इसका हमें जो वारंटी का, क्योंकि पेमेंट जब भी पेमेंट होगी तब जाकर तो हमें एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, तो ये एक टेम्परेरी डिफरेंस है, इसलिए इसे डेफर्ड टैक्स में कंसीडर करना चाहिए। तो प्रोविजन फॉर वारंटी लेंगे, 23 की उसकी कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस नील है क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज उसको नहीं मानती। तो डिडक्टेबल लाइबिलिटी है और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा। 30% का रेट अप्लाई करेंगे एंड दैट वुड बी डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 6.9। लेकिन वारंटी का बैलेंस लास्ट ईयर भी था, लेकिन तब बैलेंस 18 का था। टैक्स बेस सिमिलरली क्योंकि पेमेंट के टाइम पर अलाउ होता है तो टैक्स बेस नील होगी। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा 18 का, लास्ट ईयर का रेट 35% था, तो उस बेसिस पर अमाउंट आ जाएगी 6.3 का डेफर्ड टैक्स एसेट। तो वारंटी को भी जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। During the year, ML recorded dividend income of rupees 6 million, out of which rupees 2 million was not received till 31st December 2020. Under tax laws, dividend is taxable on receipt basis at the rate of 15%. तो बेसिकली यहाँ पर ये बात पता चल रही है एक तो डिविडेंड रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रहा है, वो एक्रूअल बेसिस पर टैक्स नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि उसका जो रेट है वो 15% है, वो 35 या 30% नहीं। तो 6 मिलियन, 2 मिलियन की अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि 4 मिलियन की रिसीव हुई है। अब इसका पहले तो करंट टैक्स में इंपैक्ट ले लेते हैं। तो डिविडेंड इनकम क्योंकि लोअर रेट पर टैक्स होगी तो इसको हम नॉर्मल कंपुटेशन से अलग कर लेंगे। 6 मिलियन, और इस पे जो करंट टैक्स है वो सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन अभी बना लेते हैं कि डिविडेंड इनकम पर, और क्योंकि रिसीट बेसिस पर टैक्स है तो 4 मिलियन पर लगेगा 15%, दैट वुड बी 0.60। तो जो बाकी इनकम होगी उस पर टैक्स जो है हमारा 35% के हिसाब से, डिविडेंड के ऊपर 15% के हिसाब से। तो यहाँ पर ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि डिविडेंड एग्जेम्प्ट है या उस पर टैक्स नहीं लगना, लेकिन क्योंकि डिविडेंड पर डिफरेंट रेट लगना है इसलिए हमने उसे अपनी नॉर्मल कंपुटेशन से सेपरेट इंक्लूड किया, लेकिन करंट टैक्स के अंदर इंक्लूड किया है। अब इसका इफेक्ट जो है वो डेफर्ड टैक्स की तरफ आते हैं। डेफर्ड टैक्स में सारा डिविडेंड तो शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी की बेस पर कैलकुलेशन होती है, तो सिर्फ उस पर कैलकुलेशन करेंगे जितना हमारा रिसीव नहीं हुआ, यानी जो रिसीवेबल है, क्योंकि जो कैश में रिसीव हो चुका है वो एसेट नहीं है। तो डिविडेंड रिसीवेबल पे की अमाउंट है 6 में से 4 रिसीव हो गया, 2 का बैलेंस है। टैक्स बेस क्योंकि रिसीट कैश जो भी चीज़ पेमेंट या रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है उसकी टैक्स बेस नील होती है। 2 का टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पर जो रेट अब लगेगा वो इंपॉर्टेंट है कि वो 15% ही लगेगा, क्योंकि जब भी रिसीट होगी तो उस पर 15% के हिसाब से होगा, दैट इज 0.30। क्योंकि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। अब ये डिविडेंड का इफेक्ट अगर हम नोट करें तो जो इसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट आएगा कि लोअर रेट है डिविडेंड के ऊपर, और उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा हमारे रिकन्सिलेशन पर। रिकन्सिलेशन पर कितना इम्पैक्ट आएगा? रिकन्सिलेशन पर जो इम्पैक्ट आएगा लोअर रेट ऑन डिविडेंड का, तो लोअर कितने से है? हमारा नॉर्मल रेट 35% है, लेकिन डिविडेंड पर जो डेफर्ड टैक्स हमने लिया बेसिकली, और जो करंट टैक्स लिया वो हमने लिया 15% के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल एप्लीकेबल 35% था, यहाँ पर 15% के हिसाब से लग रहा था, तो हमारी 20% से टैक्स की बचत हो गई, टैक्स हमारा कम लगा। तो 6 मिलियन की अमाउंट पर 4 मिलियन की रिसीट और 2 मिलियन का जो रिसीवेबल है, 6 मिलियन की अमाउंट पर हमें 20% टैक्स सेविंग हुई।
तो ये हमारे टैक्स को कम कर देगा, लेस करेंगे 1.20। ये हमारे डिविडेंड का इम्पैक्ट आ गया। इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 7 पर चलते हैं। On 1st April 2020, a manufacturing plant was acquired on lease for a period of 4 years at an annual lease rental of 40 million. Payable in years. Interest rate implicit in the lease is 10% per annum. Under tax laws, all lease rentals are allowed on payment basis. तो ये टिपिकल लीज का सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पर आसानी ये है कि लीज लाइबिलिटी तो हम कैलकुलेट कर देंगे एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जैसे IFRS 16 में करते हैं। राइट ऑफ यूज एसेट 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, अमाउंट ऑलरेडी पेड, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वगैरह भी शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ पर ना इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, ना कोई अमाउंट ऑलरेडी जो एडवांस में पे हो रही हो वो है, और ना ही यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है। तो राइट ऑफ यूज एसेट भी उतने का ही रिकॉर्ड होगा जितने की लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, बट वी नीड टू कैलकुलेट दैट प्रेजेंट वैल्यू। तो वर्किंग 1 में ही चलते हैं और इसकी एक सेपरेट वर्किंग बना लेते हैं। 40 मिलियन पर हम एन्यूटी का रेट लगा देंगे 10% के हिसाब से फॉर 4 ईयर्स। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 126.79 मिलियन। अब दो चीज़ें हैं, एक तो जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड करके देखें तो एक तो जो लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे उस पर इंटरेस्ट बनेगा। जो इंटरेस्ट बनेगा वो 126.79 का, अब जो डेट है हमारे पास लीज की वो भी देख लेते हैं। लीज की जो डेट है वो 1 अप्रैल है, यानी पूरा साल नहीं हुआ, 9 मंथ्स का टाइम हुआ है। तो हमें जो इंटरेस्ट है वो भी 9 मंथ्स का लेना है। तो 10% 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है 9.51। और इसी तरह जो एसेट है, क्योंकि वो भी 126.79 का रिकॉर्ड हुआ है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे, बट 4 ईयर्स की बेसिस पर लाइफ लीज टर्म गिवन है, और 9 मंथ्स की जो है हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो दैट वुड बी 23.77। तो अब करंट टैक्स के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो टैक्स अथॉरिटीज इंटरेस्ट और डिविडेंड को अलाउ नहीं करेंगी। तो जो इंटरेस्ट है 9.51 का, जो भी हमने कैलकुलेट किया, और डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज एसेट की, वो टैक्स अथॉरिटीज अलाउ नहीं करेंगी, तो ये तो ऐड बैक हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से अलाउ क्या होगा, तो टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से अलाउ होगा लीज रेंटल, जो कि एक रेंटल 40 मिलियन का है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेट बनती है पेबल इन एरियर्स है एनुअली, तो पेमेंट होनी है 31 मार्च 2021 को, यानी ड्यूरिंग द ईयर तो कोई पेमेंट हुई नहीं, तो कोई अमाउंट क्योंकि पे नहीं हुई तो अभी हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो लीज रेंटल्स जो है अगर पे हो चुके होते तो वो यहाँ पर आ जाते और उसको हम ले लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हमने स्पेसिफिकली इसलिए इसको डिस्कस किया ताकि जो है डिस्कस हो जाए कि वाई लीज रेंटल्स हैव नॉट बीन टेकन। अच्छा, अब हम चलते हैं लीज के डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट की, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। तो दैट वुड बी 103.02। टैक्स बेस तो राइट ऑफ यूज एसेट की हमेशा नील होती है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा। 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है, 30.9 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है। लीज लाइबिलिटी की बात करें तो लीज लाइबिलिटी में इंटरेस्ट की वजह से इजाफा हो चुका है 9.51 से, तो लीज लाइबिलिटी बढ़कर हो गई है 136.30। लीज लाइबिलिटी की भी टैक्स बेस नील होती है हमेशा। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा, 30% का टैक्स रेट है, एंड दैट वुड बी डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 40.89। तो अब क्वेश्चन में हम लास्ट पॉइंट की तरफ चल गए, जहां पर एप्लीकेबल टैक्स रेट बताया हुआ है 35% का, और ये बताया हुआ है कि रेट 5% से रिड्यूस हो गया है। जहां पे भी रेट का चेंज आएगा वो रिकंसिलेशन को अफेक्ट करेगा, तो और फिर जो है अपने क्वेश्चंस के जो बाकी टोटल्स वगैरह और रेट अप्लाई करने वाले काम हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो अगर हम डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करें तो हमारी ये जो सारी अमाउंट्स मिलाकर बनती हैं, ये बनती हैं
24.51 और ये हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। नेगेटिव में आती तो इसे डेफर टैक्स एसेट कहते, लेकिन यहाँ पे डेफर टैक्स लाइबिलिटी है और ये हमने कैलकुलेट की हुई है 30% पर, जबकि हमारा जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो है 35%। इसमें से एक चीज़ डिफरेंट है और वो है डिविडेंड। डिविडेंड का इफेक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में भी अगर आप नोटिस करें तो रेट 35 के बजाय 30% अप्लाई हो रहा है। तो 24.51 में से डिविडेंड वाला इफेक्ट निकाल देते हैं और बाकी जो अमाउंट है उस पर 5% का चेंज आया है, इसे हमें रिकंसिलेशन में लेना होगा। $24.51 जो डेफर टैक्स है, 0.30 डिविडेंड वाला क्योंकि इफेक्ट ऑलरेडी हम यहाँ पर ले चुके हैं, और 5/30 हमने इसलिए किया क्योंकि हमने 30% अमाउंट कैलकुलेट की हुई है जिसमें से 5% की हमें रिडक्शन इन रेट हुई है, तो इससे भी हमारा टैक्स कम हो जाएगा 4.04 से। तो अब हम चलते हैं और चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। वर्किंग वन की तरफ जाएं तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट और सारी एडजस्टमेंट आ गई। तो हमारे पास अब टैक्सेबल प्रॉफिट अदर देन डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड को हमने यहाँ पर जो है वो कर दिया था, अलग कर दिया था, तो वो हमारे पास आ जाता है 117.28। अब डिविडेंड की इनकम के ऊपर हम ऑलरेडी 15% जो उस पर एप्लीकेबल रेट है उस हिसाब से टैक्स ले चुके हैं। जो ये बाकी अमाउंट है 117.28 इस पर ले लेते हैं। 35% जो हमारा एप्लीकेबल रेट है करंट ईयर का, ये बनेगा 41.05 और इसका मतलब है कि हमारा करंट टैक्स फॉर द ईयर जो बनता है दैट इज 41.65। तो इस फिगर को हम अपने नोट के अंदर शो कर देंगे। करंट टैक्स फॉर द ईयर 41.65। तो हमारी वर्किंग वन कंप्लीट हो गई। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पहले लास्ट ईयर का टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, डेफर टैक्स। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी ही बन रही है 51.45 की। तो 2020 में 24.51 की बन रही है, तो इसमें से हम ओपनिंग बैलेंस लेस कर देंगे, दैट इज 51.45। तो हमारे पास डेफर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा या इनकम आ जाएगी। क्योंकि ओपनिंग लाइबिलिटी ज़्यादा थी और क्लोजिंग लाइबिलिटी कम है, तो हमारे पास डेफर टैक्स इनकम आ रही है ऑफ 26.94। तो ये जो हमारे पास डेफर टैक्स इनकम आ रही है इसको हम अपने नोट के अंदर लिख देंगे। और इस बेसिस पर हमारा जो टोटल टैक्स एक्सपेंस बनता है करंट टैक्स और डेफर टैक्स इनकम नेट करके, वो बनता है 18.21 और ये हमारा मैच करना चाहिए जो हम फिगर रिकंसिलेशन से निकालेंगे। तो ये हमारा टैक्स एक्सपेंस के साथ मैच करना चाहिए विच इज करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स। तो जब हम इसको सम अप करते हैं तो ये 18.21 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर का जो हमारा टैक्स एक्सपेंस था उसके साथ मैच हो गया। तो ये फिगर्स दो जो मैच हो जाती हैं तो इससे हमें ये भी कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो करेक्ट थी। तो ये क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि पार्ट ए में हम डिस्क्लोजर नोट विद रिकंसिलेशन बनाएं और पार्ट बी में हम डेफर टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करें ईच टेम्परेरी डिफरेंस पर 2020 एंड 2019 की, और इनकी सपोर्ट में हमने करंट टैक्स की वर्किंग भी डेवलप की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।